हम्म कल हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, फटाफट बताओ। एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एजियोट्रोप्स पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, ठीक है ना? उस स्पेसिफिक कंपोजिशंस पे क्या होता है बताना जरा। जो सॉल्यूशन है वो प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है? प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्योर लिक्विड्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? तो इस तरह से ये इसीलिए एजियोट्रोप्स जो होते हैं, है ना, उनको हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं। और एजियोट्रोप्स के लिए वो क्या कंडीशन है बताना? कंपोजिशन इन वेपर फेज और कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, उसमें क्या है बता सकते हो क्या? एजियोट्रोप कब अचीव होता है? सर इक्वल कंपोजिशन होती है तब। यस 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 यस, आपका x1 हो गया y1 के इक्वल और आपका x2 हो गया y2 के इक्वल। y1 y2 क्या है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। x1 x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन का कंपोजिशन है सेम कंपोजिशन वेपर का हो गया। अब आप उसको कंडेंस करके क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, आप उसका वेपर को कंडेंस करके उसको प्योरीफाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फर्दर प्योरीफिकेशन अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि उस सिचुएशन में वेपर फेज और सॉल्यूशन फेज का कंपोजिशन सेम हो गया, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे एजियोट्रोप्स। दो तरह के होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम एजियोट्रोप्स। और मिनिमम वाले कौन से एजियोट्रोप बताते हैं बताओ? जो निगेटिव डेविएशन वाले हैं वो कौन से एजियोट्रोप बनाते हैं बताओ? सर मैक्सिमम। यस, निगेटिव वाले मैक्सिमम और पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है? ओके, यस। तो आज हम लोग बहुत ही शानदार एक हमारा जो टॉपिक है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, हाईली इंटरेस्टिंग, ओके, और जिसपे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, वो वाला हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है? एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, और डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास किसका? सोल्यूट का, है ना? तो हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है और उन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बिकॉज कोलिगेटिव स्टडी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोवाइड्स अस an important method to determine molar mass of solute. Okay, so first we will learn what is colligative properties, then how the four colligative properties are there, then we will discuss about these colligative properties, and then we will learn how we can determine molar mass of solute using that colligative property. Okay, so our final aim is to determine molar mass of solute using colligative property. Okay, so to learn that first we have to discuss colligative property. Okay, दो तीन चीजें यहां पर आप एक आइडेंटिफाई कर लो। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वी डिस्कस फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल है और ये इनका यूज है, ये इनका इंपॉर्टेंस है, ठीक है? अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है भाई? बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पास एक एग्जांपल है और आप देखो उस एग्जांपल में हुआ क्या, ठीक है? हमने एक सॉल्यूशन बनाया, किसका? 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है? इसी तरह से हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, किसका? ऑफ यूरिया, ठीक है? 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, इसका भी वाटर में, ओके? 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया। फिर हमने देखा कि इनका जो
क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का ही कितना आया, वो आया आपका -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, दोनों का ही है ना, दोनों का ही। इसका भी इतना ही हुआ। चलो भाई ये तो चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा कोइंसिडेंस होगा क्योंकि हमने अलग अलग नेचर के जो सब्सटेंस है वो मिक्स किए हैं वाटर में, सॉल्यूशन अलग अलग टाइप का है, इनकी नेचर भी ये एंटायरली डिफरेंट है, इनका मोलिकुलर मास काफी डिफरेंट है। सुक्रोज का मोलिकुलर मास 342 ग्राम है और इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम है, ठीक है, काफी इनके अमाउंट में भी डिफरेंस है और इनकी बेसिक नेचर में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट का डेटा चेक किया, बॉइलिंग पॉइंट का डेटा आखिर क्या कहता है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट का डेटा हमें मिला कितना, 100.38 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो भाई, दोनों का ही। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे, बात को समझने की कोशिश करो। यहां पर क्वेश्चन ये है कि हमने दो डिफरेंट आइडेंटिटी के, दो डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट प्रॉपर्टी के कंपाउंड मिक्स किए वाटर में, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन हमारी इक्वल थी। 1 मोल मिक्स किया, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ, सेम अमाउंट से डिक्रीज हुआ। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप लोग जानते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री से इतना डिक्रीज हो गया, इसका भी इतना ही डिक्रीज हुआ, ठीक है। यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज हुआ। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, यहाँ पर 100.38 डिग्री सेंटीग्रेड से ये इंक्रीज हो गया 0.38 से, ठीक है। सेम केस यहाँ भी है, यूरिया में भी इतना ही इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें जो डिप्रेशन हो रहा है और इसमें एलिवेशन हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉट दैट इंक्रीज और डिक्रीज in boiling point and freezing point is not related to the nature of the solute. सोल्यूट की नेचर से रिलेटेड नहीं है वो, तो वो किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन, और वी कैन से इन डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि इसका भी 1 मोल है, इसका मतलब सुक्रोज के हमने कितने पार्टिकल मिक्स किए 6.022 into 10 to power 23, 1 मोल की वैल्यू, ओके। यूरिया का भी हमने 1 मोल मिक्स किया, तो कितने पार्टिकल मिक्स किए 6.022 into 10 to power 23। तो ये कंक्लूजन है यहां पर कि ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों इनकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ये कर रही हैं इनके अमाउंट पे, और डायरेक्टली वी कैन से दैट वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है। और बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट are same in both the cases, that's why freezing point is decreasing by the same amount and boiling point is increasing by the same amount, because number of particles दोनों के क्या हैं, सेम है। इसका मतलब इसमें डिप्रेशन और इसमें जो एलिवेशन हो रहा है, that is not related to the nature of the substance, that is related to the number of particles that we have mixed in the solvent or that are present in the सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज, डाइल्यूट सॉल्यूशंस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो सोल्यूट की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। सोल्यूट कोई भी हो, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, यस, नहीं डायरेक्टली यू से, अमाउंट तो फिर भी इनडायरेक्टली हो गया, डायरेक्टली वी कैन से दैट ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर ही डिपेंड करती है, उनको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। आ गई सर, आ गई तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। सर। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, फटाफट लिख लो। द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फटाफट लिख लो, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the properties of dilute solution containing non-volatile solute, which depends upon the number of particles, which depends upon the number of solute particles rather, okay, which depends upon the number of solute particles and not on the nature of solute particles, and not on the nature of solute particles are known as colligative property। बात समझ में आई? वापस रिपीट करता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
ठीक है, अब इस डेफिनेशन के कितने एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट को पहचानो। इस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या कहती है? ये डेफिनेशन सबसे पहले तो ये कहती है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वी आर स्टडिंग इन विद रिस्पेक्ट टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, यानी कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इज एक्सक्लूसिवली फॉर बताओ जरा, dilute solutions and applicable for dilute solution. This is the first element, ये definition का first element है। दूसरा, it is applicable for the solution containing non volatile solute, आपने लिखा है ना ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कब एप्लीकेबल होगा? जब आप सॉलिड सोल्यूट मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में। देखो स्पेसिफिक टॉपिक है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और वो भी कौन से? सॉलिड इन लिक्विड। बात समझ में आई? ये देखो आप एलिमेंट पहचानो डेफिनेशन के, और ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अंडरलाइन कर लो भाई इन चीजों को। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आपने लिखा है डेफिनेशन में, अंडरलाइन करो उसको। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसको भी अंडरलाइन करो, सेकंड एलिमेंट है ये। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को अंडरलाइन करो। और उसके बाद में नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, इसको भी अंडरलाइन करो कि नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इसका नाम ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ जरा। डेफिनेशन क्लियर है? आगे चलें। हाँ या ना बोलते जाया करो, है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ओके यस। तो डेफिनेशन क्लियर होने के बाद में आप इसका इंपॉर्टेंस लिख लो भाई। ये सारी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या है ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड कराती हैं इंपॉर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपको यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है, ओके, यू कैन डिटरमाइन व्हाट? मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का मोलर मास क्या है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस में लिख लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट मेथड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक ही फॉर्मूला डिटरमाइन करेंगे, एंड व्हाट इज दैट? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये बात हो गई। अब देखो भाई, पूरे चैप्टर में हमने एक ही कन्वेंशन लिया है। क्या कन्वेंशन लिया है? इंपॉर्टेंस तो आपने लिख लिया होगा। क्या कन्वेंशन लिया है? कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 1 हमने हमेशा सॉल्वेंट को माना है, ठीक है। कंपोनेंट 2 हम हमेशा सोल्यूट को मानते हैं। पूरे चैप्टर में हम एक ही चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही है। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिस्कशन में हम ये बार बार बताएंगे नहीं, हम ये डिफॉल्ट चलेगा। 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सोल्यूट, ओके। तो यहां पर आपने लिखा होगा इंपॉर्टेंस में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट विल बी डिनोटेड बाय M2। M2, this is the meaning of molar mass of solute. M, capital M for molar mass, 2 means molar mass of solute. बात समझ में आई? ओके, तो ये हुआ, ये इंपॉर्टेंस हो गया, डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गया। अब हम चलते हैं कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट लिखने के लिए रेडी हो जाओ, है ना। ओके, तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 1 फटाफट लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड लिखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखते चलो। और लास्ट वाला है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अब एक कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे, ठीक है ना। ओके, उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे एक मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतना ही उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लो भाई, जितना ये ज्यादा होगा
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ही ज्यादा, उतनी ही ज्यादा होगी। अब इसको आप लोग कैसे समझेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगी, रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगी। बात समझ में आई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, कब? जब आपका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अब आपको कोई ये पूछे, बहुत सिंपल सी बात है, आपको कोई ये पूछे कि भाई जैसे मैं ही पूछ लेता हूं, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? किसी ने पूछ लिया वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, बताना जरा। नहीं नहीं है, सर। नहीं है, ध्यान रखना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इवन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात को समझो एंड गो विद द कॉन्सेप्ट, है ना? जस्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ चिपक के रहो, उससे इधर उधर नहीं होना है। वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपका कोई कहे भाई ओस, हाँ ऑस्मोसिस भी नहीं है। ऑस्मोसिस, कोई कहे ऑस्मोसिस कोलिगेटिव, नो, ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना, दिस इज नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Colligative property is osmotic pressure, the specific one, specific one. बात समझ में आई? Osmotic pressure colligative property है, not osmosis. Depression in freezing point, this complete term is colligative property, not the freezing point, not the boiling point. Elevation in boiling point is the colligative property. Relative lowering in vapor pressure is the colligative property. If someone writes lowering in vapor pressure, no, that is not a colligative property. If someone writes vapor pressure, no, that is not a colligative property. The complete term is relative lowering in vapor pressure is colligative property. बात समझ में आया आपको? अब आपको ये पता चल गया ना कि ये जो टाइटल है हमें इनको हिलाना नहीं है, ये पता चल गया ना आपको? ठीक है, इनको हमें हिलाना नहीं है और इनका दूसरा मीनिंग भी हमें निकालना नहीं है, जो यहाँ लिखा है वो ही सही है। ठीक है, और हमें जाना है सही के साथ। यस, तो ये हो गया। अब अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गया, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या, कब? जब नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि आपका नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर आपका कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई या नहीं आई? yes. बताओ जरा। Yes. ओके ओके, तो फिर चलते हैं आगे आगे। यस, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव वन क्वेश्चन, ओके, है ना? जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन एक्चुअली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, आप लोग लिखते जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग। कंसीडर द फॉलोइंग, है ना? किस किस को कंसीडर करना है, चलो अभी देख लेते हैं। नंबर 1 है आपका 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ सुगर। चलो सुगर ले लेते हैं। सेकेंड वन कंसीडर करते हैं 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ NaCl। थर्ड वन लेते हैं आपके पास 0.1 m का ही सॉल्यूशन है किसका, BaCl2 का। फिर फोर्थ वन ले लेते हैं आपके पास 0.1 सॉल्यूशन है किसका, K3। और ये आपका हो गया FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मूला है आपका चैप्टर नंबर 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका फॉर्मूला है। आप इसके फॉर्मूले पे ज्यादा नहीं जाएं, है ना? इसका जो मीनिंग है वो हम देख लेंगे अभी। ये भाई ये 4 सॉल्यूशन है आपके पास में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है, अब क्वेश्चंस आपको बताना है which has highest vapor pressure। ठीक है, नंबर 2 आपको बताना है which has highest boiling point। नंबर 3 आपको बताना है highest क्या हो गया, freezing point। नंबर 4 आपको बताना है highest osmotic pressure, या फिर हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, एक काम करते हैं
हम लेते हैं यस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, नंबर 1 बता दो भाई, हाईएस्ट वेपर प्रेशर, फटाफट जल्दी से बिना टाइम वेस्टेज किए। हाईएस्ट फोर्थ वेपर का प्रेशर, होगा सर, फोर्थ। हाईएस्ट वेपर प्रेशर फोर्थ का होगा। हाँ, वेपर प्रेशर फोर्थ का होगा। कैसे होगा, कैसे होगा? चलो चलो भाई, एक बात तो बता, एक बात तो जानते ही हो, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है। इनमें से जिसके पार्टिकल सबसे कम होंगे उसका होगा। हाँ देखो देखो, बात तो तुम्हारी सही है, एकदम सही है ना, एकदम सही है। देख लेते हैं फिर भी नंबर ऑफ पार्टिकल देख लेते हैं। शुगर का तो डिसोसिएशन नहीं होता, शुगर मॉलिक्यूल का तो डिसोसिएशन नहीं होता ना, शुगर पढ़ चुके हो ना, ओके। ग्लूकोज, ठीक है, सुक्रोज, इनका डिसोसिएशन नहीं होता, तो शुगर का डिसोसिएशन नहीं होता। सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, शुगर में x है, तो NaCl का डिसोसिएशन होता है, 2 पार्टिकल होते हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 2x हो जाएगा। BaCl2 1Ba2 प्लस 2Cl माइनस, तो नंबर ऑफ पार्टिकल 3x। इसमें बता दो भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बनेंगे? एक तो आपका ये जो सोडियम है 3 आयंस तो इसके आएंगे, और एक ये पूरा ये आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 4x। ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल देखो इंक्रीज हो रहा है, तो अब बताओ, अब देखो एक चीज तो आप जानते ही हो, आप एक चीज पढ़ चुके हो कि जब भी किसी सोलवेंट में, सॉलिड, कोई बात नहीं, जब भी किसी सोलवेंट में, एक चीज आप पढ़ चुके हो कि जब भी किसी सोलवेंट में सॉलिड सोल्यूट यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? क्या होता है वेपर प्रेशर, बताओ? डिक्रीज होता है। हाँ? डिक्रीज होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा ना, बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड करेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो अब जो एनवायरमेंटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके इक्वल करने में हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो ज्यादा टेम्परेचर पे वो बॉइल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है सोलवेंट के कंपैरिजन में। इसीलिए आपके जो एग बॉईल करते हैं ना, तो उसमें नमक इसीलिए डालते हैं, सोल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल पहले नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दिया ना, सोल्ट डाल करके नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दिया, तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब वो वाटर मोर देन 100 पे बॉईल होगा, तो एग इजीली बॉईल हो जाएंगे। बात समझ में आई? इसीलिए आप, एक जनरल प्रैक्टिस है ये कि हम लोग दाल बॉईल करते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं, आलू बॉईल करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, एग बॉईल करते हैं तो उसमें भी नमक डालते हैं। ये जनरल प्रैक्टिस है और उसके पीछे लॉजिक ये है। बात समझ में आई आपको? ओके, तो अब मुझे बताना जरा कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा? सर शुगर वाले का। शुगर वाले का हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा क्या? हाँ यस, इसका तो होगा बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे तो आपका वेपर प्रेशर ज्यादा डाउन हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ नंबर वेपर प्रेशर वो आपका क्या है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर की लोअरिंग होती है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे लोएस्ट है, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट है। आपका जो शुगर सॉल्यूशन है वो इसका विनर है। अब बता दो भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सर लास्ट वाले का। बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बात तो सही है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसका मतलब है जितने ज्यादा पार्टिकल, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो नंबर 4 ये जो आपका ये आ गया, इसको है ना इसी तरह से लिख देते हैं। इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, बताना जरा। फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, ठीक है। सर तो शुगर का ही होगा। शुगर का ही होगा, अगेन द विनर इज शुगर। ओके यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फटाफट बता दो। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो आपने सीखा है, आपने क्या सीखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। यस यस यस, 1
और उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। ऑर्डर देख लेना सही है क्या, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं, तो ये इंक्रीजिंग ही पूछा है, इंक्रीजिंग ही हमने लिखा है। फोर्थ वाले का नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हाट डज इट मीन एक्चुअल, है ना, ये इसका मीनिंग क्या है, कैसे हमें इससे कंसीडर करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टर्म है उसको, है ना, और उसका आइडिया क्या है बेसिक, तो वो हम इस न्यूमेरिकल से या इस एक छोटा सा क्वेश्चन है इससे हम लोग समझ सकते हैं। एंड होप यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ओके, because whenever you will see this question, it will again clear your idea about colligative properties, okay? यस, अब हम चलते हैं भाई एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास। बेसिक कॉन्सेप्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितना भी था वो हमने ले लिया है और हम अब एक एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के पास चलते हैं। आपकी सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताना जरा, सबसे पहली नंबर 1। यस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आखिर होती क्या है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिलेटिव, आप लोग हेडिंग लगाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यस, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोग जानते हो, जो आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना, हम लोग उसको यूज लेंगे, जो आपका नया नॉलेज है उसको डेवलप करने के लिए। तो आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप लोग ये जानते हो, क्या जानते हो, अभी लिखते हैं, फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसी सॉल्यूशन की है, किसकी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाले सॉल्यूशन की, वोलेटाइल वाले की नहीं। लिक्विड इन लिक्विड, नो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉलिड इन लिक्विड, यस, ठीक है। तो ये हो गया। आप क्या जानते हो, आप जानते हो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन कौन सा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। बता दो भाई कौन ज्यादा है कौन किससे कम है, बता दो, बता भी दो। प्योर सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल हम इंक्रीज करेंगे, सोल्यूट डालेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो बात तो सही है। तो फिर हम ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लो, फटाफट बता दो। ये किसका, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा हो जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। ये आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ये आपका क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है। अब हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे होती है। तो आप लोग जानते हो राउल्ट्स क्या कह के गए हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स तो बहुत सिंपल सी बात कह के गए हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही बात है ना, बता दो जरा। यस, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, बता दो, ठीक है। ये हमारा राउल्ट्स जो लॉ है वो है, और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू देख लो, ये आती है, ये आती है आपका जो P1 नोट है। P1 नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कौन, P1 नोट। ये है, ये कब है, ये P1 क्या है, ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ओके। तो ये आ गया आपका। अब आप देख लो, बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, यस, P1 नॉट, P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x1। बात सही है क्या, बताना जरा, कर सकते हैं ना ऐसा, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो, हाँ, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो बोल, ओके, बोलते जाना। ऑन subtracting both sides by from 1, ये लो भाई, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों टर्म्स को, तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। देखते जाओ, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो बता देना। इसको फर्दर सॉल्यूशन करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट और इज इक्वल टू
x2। देख लो, किसी को भी ऑब्जेक्शन हो तो बता देना। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसको हम अब आगे लिखेंगे। सर यॉलिंग कैसे आई सर, ये जो आपने लिखी? कौन सी वाली? जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है वो? नहीं जिसको सर, मैंने वो वाली 1 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट वाली, वो आई कैसे? वो कैसे आई? वो हमने कंडीशन ली है कि दोनों टर्म्स को, ये देखो दोनों टर्म्स हैं, ये देखो, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम वन। वन में से इस साइड को और इस साइड को माइनस करेंगे, तो हमने वन माइनस ये किया, वन माइनस ये किया, फिर हमने इसको सोल्व किया। वन माइनस x1 तो आप जानते ही हो x2 होता है, x1 और x2 का सम होता है 1, और 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी आप लोग सोल्व करोगे तो ये तो बहुत बेसिक स्टेप है ये, इससे ये कन्वर्ट होना। ठीक है, आगे चलें। सर ये प्योर सॉल्वेंट वाला सर। प्योर सॉल्वेंट वाला कौन सा? ये वाला? यस सर, सर ये समझ नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इससे ऊपर क्या था? इससे ऊपर वाला वेपर प्रेशर का था। यस सर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, और था, ये था डिक्रीज नहीं, ग्रेटर देन आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कौन सा भाई? सॉल्यूशन कौन सा? वो मैंने ऊपर लिखा था, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ओके। तो अब देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। एक बात बताओ मुझे तो कि पानी में पानी है, तुमने उसमें नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, कुछ भी डाल दिया, सॉलिड सोल्यूट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? अब जो सॉल्यूशन बन गया उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? क्या हो गया उसका वेपर प्रेशर? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया? बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं राउल्ट्स लॉ में। सर डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया, वो कैसे हो गया मैं बता देता हूँ, छोटी सी थ्योरी है उसकी, है ना, इसको आप यहीं पे होल्ड रखो। ठीक है, सर यहाँ ये इक्वेशन तक हो गया सर, आ गई समझ में। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ ये कैसे हुआ। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन से ज्यादा क्यों हुआ, है ना, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों हुआ, वो ये मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को। छोटा सा एक थ्योरी है उसमें, होपफुली ये जो डायग्राम है ये आपको दिखेगा, वरना फिर हम इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं ऊपर थोड़ा सा। ओके, यस, ये भाई आपका सॉल्वेंट है, ये है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये है। ठीक है, सॉल्वेंट हमने लिया ए मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, तो इसके सरफेस पे सारे ही ए मॉलिक्यूल रहेंगे, प्योर सॉल्वेंट है, सोल्यूट हमने डाला नहीं है। अब हमने इसमें बी सोल्यूट भी डाल दिया, तो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में किसके रहेंगे बताना जरा? बी के भी रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो, एक बहुत सिंपल सी बात है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये सॉलिड सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो ये तो वोलेटाइल होता नहीं ना, बी तो वेपर बनाएगा नहीं। बात समझ में आई? आपने पानी में चीनी डाल दिया, अब उसको बॉईल करोगे तो वेपर किसकी बनेगी? वो तो वाटर की बनेगी, थोड़ी ना शुगर की वेपर बन जाएगी, शुगर तो वही रहेगा। ठीक है, तो वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, तो यहां पर भी यही होगा कि यहां पर सरफेस पे जब ये प्योर सॉल्वेंट है, तब सरफेस पे किसके मॉलिक्यूल हैं? केवल प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए नेचुरली यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एस्केपिंग टू द वेपर फेज वो ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे सारे ही मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं,